डॉक्टर जगदीप छोकर को ही इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि वो इसका एक बैकग्राउंड हमको बता दें, और फिर जिस स्कूल से पाटिल हैं, डॉक्टर राकेश पाठक हैं, हम लोग उस पर कुछ अपनी बातें और रखेंगे। तो डॉक्टर छोकर, पहले में दो चीजें, ईवीएम और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, और ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो कहने को ट्रांसपेरेंट है, लेकिन सरकार की क्या नीयतें हैं और सरकार कैसे इसको हैंडल कर रही है, इस पे आपकी पहली टिप्पणी लेना। तो पहले ईवीएम और वीवीपैट पे बात करूं कि पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात करूं? मेरे ख्याल में इलेक्टोरल बॉन्ड पे पहले कर लें, फिर ईवीएम और वीवीपैट पे। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में मेरे ख्याल में कम से कम हमारे पैनल में जितने लोग हैं सबको पता है, और आपके दर्शकों में भी ज़्यादातर को पता होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की अनाउंसमेंट की गई थी 2017 की 1 फरवरी को बजट में। तो जब बजट में ये कहा गया, स्वर्गीय अरुण जेटली जी उस वक्त वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा कि सर 2 पैराग्राफ थे बजट स्पीच में। पहले पैराग्राफ में था कि हम पिछले 70 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी फंडिंग में, चुनावी चंदे में कुछ पारदर्शिता लाई जाए, और हम अब तक नहीं कर पाए हैं। और अगले पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि वो क्या करना चाहते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की एक स्कीम आएगी, ऐसे होगा वैसे होगा। उसी दिन शाम को 3:30 बजे उन्होंने एक मीडिया से इंटरेक्शन किया, जो कि हर बजट वाले दिन वित्त मंत्री करते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि द इलेक्टोरल बॉन्ड विल बी इन द नेचर ऑफ ए बेयरर बॉन्ड, आइडेंटिटी ऑफ द डोनर विल बी अनोनिमस। तो जिन लोगों के कान खटकने थे वो उसी वक्त खटक गए थे कि जब डोनर की आइडेंटिटी गुमनाम होगी, किसी को पता नहीं लगेगा, तो इसमें पारदर्शिता क्या है। वहां से सिलसिला चालू हुआ, और उसके बाद एक दर एक चीजें निकलती रही। पहले पता लगा कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता होगा, वो किसी को बताएगा नहीं। फिर लोगों ने कहा कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री को नहीं बताएगा, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर या उसकी पार्टी को नहीं पता लगेगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चलेगा कैसे। फिर ये हुआ, ये कहा गया कि इसके ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है। फिर एक जर्नलिस्ट ने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा, उसको अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे रखा, तो उस पर एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर मिला, जो सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट में दिखता था। तो इस तरह की बहुत सी चीजें निकलती रहीं। लेकिन फिर और जैसे जैसे वो स्कीम चालू हुई, तो पता लगा कि वो जब चालू करने की कोशिश की जा रही थी, तो उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिख के कहा था कि ये स्कीम ठीक नहीं है, इसकी वजह से पता नहीं किस तरह का पैसा राजनीतिक दलों के पास आएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि शेल कंपनियां बनेंगी, उनमें विदेशों का पैसा आएगा और वो राजनीतिक दलों के पास जाएगा, जो कि देश के हित में बिल्कुल नहीं है। ये लिख के भेजा था इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ने। खैर, ये फिर चालू हो गया, तो उसके बाद ये समझ में आने लगा कि ये तो बड़ी एक अजीब रामबाण सी की दवाई है कि जैसे ही आपने बॉन्ड खरीदा स्टेट बैंक से, उसी वक्त वित्त मंत्रालय के थ्रू वित्त मंत्री को और उनकी पार्टी को पता लग जाता है, और आप बॉन्ड लेके निकले किसी दूसरी पार्टी को देने, तो ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि आपको टेलीफोन आएगा, जी आपने 10 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है। आप कहेंगे हाँ जी खरीदा है। तो अगर आप समझदार हैं तो तभी आपकी गाड़ी एक जो सत्तारूढ़ दल है उसकी तरफ चालू हो जाएगी। तो इससे ऑपोजिशन पार्टियों को चंदा मिलना बिल्कुल बंद किया जा सकता है। ये तब से कहा जा रहा है दैट इट हैज द पोटेंशियल टू चोक द फंडिंग टू ऑल ऑपोजिशन पार्टीज। और जब पहले साल का डेटा आया 2018-19 का, तो उस साल में 2010 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे, और उनमें नहीं 210 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे, और 200 करोड़ के सत्तारूढ़ दल को मिले थे, 5 करोड़ बाकी विपक्षी दलों को मिले थे,
और 5% लोगों ने इनकैश ही नहीं किए थे। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब तक 60-70% इलेक्टोरल बॉन्ड सत्तारूढ़ दल को जाते हैं। और ये बहुत सी चीजें हुई थी कि पहले एक ये प्रावधान था कंपनीज एक्ट में कि कोई भी कंपनी अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 7.5% सिर्फ राजनीतिक दलों को दे सकती है। ये 7.5% का प्रावधान खत्म हो गया। अब कोई कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट या चाहे लॉस में हो तो भी वो दे सकती है। दूसरा प्रावधान था कि जो कंपनी किसी राजनीतिक दल को पैसा देगी उसको ये बताना पड़ेगा किस दल को दिया और कितना पैसा दिया। ये प्रावधान खत्म कर दिया। इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, इन 4 एक्ट्स में बदलाव किए गए और FCRA में 5 कानूनों में बदलाव किया गया। और आलम यह है कि कोई भी कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को जितना मर्जी पैसा दे दे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। इसके बारे में हमने अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये थी, जस्टिस कोसे पाटिल जी हैं, कोलसे पाटिल जी, कि ये बजट का हिस्सा बनाया गया, ये मनी बिल में डाला गया। मनी बिल संविधान का 110 वाला जो आर्टिकल है वो कहता है कि मनी बिल वो होता है जिसमें कुछ पैसे के लेन देन की बात हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब इलेक्टोरल बॉन्ड और कोई कंपनी राजनीतिक दलों को पैसा दे रही है, इसका कंसोलिडेटेड फंड से तो दूर दूर का रिश्ता नहीं है। तो हमने इन सब चीजों को लेके इसको चैलेंज किया था 2018 में, और उसमें सिर्फ 2 सब्सटेंटिव हियरिंग हुई हैं। एक हियरिंग में तो उस जो तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका क्या मैं नाम लूं, उन्होंने लिखा था कि दी आर्गुमेंट्स पुट टुगेदर फ्रॉम बोथ साइड्स रेज वेरी वेटी इश्यूज, ये मैं कोट कर रहा हूँ, रेज वेरी वेटी इश्यूज which have serious implications for the entire electoral system in the country, end of quote। ये कहने के बावजूद भी अब 2018 से अब आप देख लीजिए 2023 हो गया, 5 साल निकल गए, कोई सब्सटेंटिव हियरिंग उस केस में नहीं हुई है। और इलेक्टोरल बॉन्ड मेरे ख्याल में, मुझे अब तो याद भी नहीं रहा वो फिगर, शायद 10,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा जा चुका है, और उसमें से मेजॉरिटी 50-60% से ज्यादा सत्तारूढ़ दल को गया। अब आप देख लीजिए इसमें विदेशी चंदा है या नहीं है, ड्रग्स का चंदा है कि नहीं है, आर्म्स डीलर्स का चंदा है कि नहीं है, ये सब किसी को नहीं पता। और कमाल ये है कि एक राजनीतिक दल CPIM ने भी पिटीशन फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में। उनके अलावा सारे राजनीतिक दल इस मामले में कभी कभी थोड़ा बहुत बोल देते हैं कहने के लिए, लेकिन इस उम्मीद में है कि एक दिन हमारा भी नंबर आएगा कि हम सत्तारूढ़ दल बनेंगे तब हम भी लेंगे। और जो जहां जहां स्टेट में हैं वहां वहां उनको कुछ फुटकर मिलता भी रहता है। तो ये एक बड़ा खतरनाक है, जिससे हमारे देश के लोकतंत्र को धन तंत्र बनाने का पूरा इंतजाम हो गया। तो मेरे ख्याल में इतना ही कहना अभी काफी है इलेक्टोरल बॉन्ड पे। जी, फिर आप एक तो इनके प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। दूसरा जरा ईवीएम वाली बात जो मैंने कही थी उस पर थोड़ा बात हम लोग कर लें, वीवीपैट, ईवीएम, और जनता को किस पे जागरूक रहना है, और हम लोग क्या कोई कोर्ट पे पिटीशन है, कहां खड़े हैं हम लोग, इस पे थोड़ा अपडेट कर दीजिए। अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब अनम्यूट कर लीजिएगा। जो विजय जी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो पैसा देता है उसको भी टैक्स की छूट मिलती है, जी हाँ बिल्कुल मिलती है। यानी ये तो 2 और 2 4 ही होते हैं भाईजान, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। इलेक्शन की छूट तो राजनीतिक दलों को भी है और अब जो उनको पैसा देने वाले हैं उनको भी है, सिर्फ आपको और हमें नहीं है, बाकी सबको है। दूसरी बात, आनंद जी आपने जो ईवीएम की बात कही, ये मामला बड़ा यानी मैं क्या कहूँ इंटरेस्टिंग भी है और पेचीदा भी है। जब तक ईवीएम था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मैं उसके हक में था।
और अभी भी हूँ कि ईवीएम में जहां तक मुझे पता है कोई खराबी ना है और ना हो सकती है, लेकिन उसके साथ जो ये वीवीपैट लगा है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ईवीएम में आपने बटन दबाया, वो वीवीपैट में आपको एक वो छोटी सी खिड़की में से दिखा 7 सेकंड या 9 सेकंड पर्ची के, जिस पे वही नंबर या वही नाम या वही सिंबल है, और वो फिर नीचे गिर गया, वो चला गया जहां भी गया। ईवीएम से फिर तो इससे पता लगता है कि जो हमने वो ईवीएम में बटन दबा के डाला, वो सूचना वीवीपैट तक तो ठीक गई। अब वीवीपैट से आगे वो जाती है काउंटिंग यूनिट में, वो आगे क्या गया और कैसे गया और उसका क्या हुआ वो हमें पता नहीं। तो मेरा ये मानना है, ये जो वो हैं कन्नन गोपीनाथन, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और वो चुनाव उन्होंने खुद करवाए हैं। ये अब एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम बन गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम उसका एक हिस्सा है। हमारे ख्याल में जो दिक्कत है वो उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में है कि आपने जो दबाया वो आपको दिखा, उसके बाद गिना क्या गया। ये प्रिंसिपल होते हैं, योर वोट हैज बीन रिकॉर्डेड एज कास्ट, योर वोट हैज बीन काउंटेड एज रिकॉर्डेड, ये नहीं पता। और इसका जो हम लोग बहुत देर तक इस मामले में हमने कुछ कहा नहीं था, लेकिन 2019 के चुनाव में जो हुआ कि जब इलेक्शन की गिनती वगैरह हो रही थी या चल रहा था, तो रोज इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे वो दिखाता था नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड। उनमें फर्क था, किसी चुनाव क्षेत्र में 200 का फर्क था, किसी में 1 लाख का फर्क था। और ये फर्क आज से कल और कल से परसों में बदल रहा था। तो ये सूचना इलेक्शन कमीशन को दी गई कि भाई आपके यहाँ ऐसे हो रहा है, ये क्या बात है, जितने वोट डले हैं उतने ही वोट गिने जाने चाहिए। उनमें से कुछ लोग वोट इनवैलिड हो गए या कुछ हो गए वो अलग बात है, लेकिन कहीं के 1-1 लाख और कहीं के 1-1 हजार का फर्क। तो जब ये उनको बताया गया तो उन्होंने वो सूचना अपने वेबसाइट पे डालनी बंद कर दी। सोचा होगा आप शायद कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, लेकिन जो बांस और बंसुरी बजाने वाले हैं उनमें कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने पिछले दिनों के स्क्रीन शॉट्स लेकर रखे हुए थे, वो फिर चुनाव आयोग को दिखाए गए। उन्होंने फिर अपनी वेबसाइट पे एक क्लैरिफिकेशन डाला, जिसका भी स्क्रीनशॉट हमारे पास है, उसका प्रिंट आउट भी है। उन्होंने लिखा कि चुनाव का जो नतीजा है वो यहाँ से वहां सूचना जाती है, फिर वो वहां वेरीफाई होता है, फिर वहां होता है और दी फाइनल वेरीफाइड रिजल्ट और वोट काउंट will be available 3 weeks after the declaration of the results। तो ये कहा गया कि भाई अगर आप रिजल्ट आज डिक्लेयर कर रहे हैं और ऑथेंटिकेटेड और वेरीफाई वोट काउंट आप 3 हफ्ते बाद बता रहे हैं, तो आज रिजल्ट डिक्लेयर करने का मतलब क्या हुआ। तो हमने एक पिटिशन डाली थी 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये कहा था, ये सब बताया गया था और ये कहा था कि देखिए हमें चुनाव के नतीजे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो वोट डलने का और वोट गिनने का और रिजल्ट डिक्लेयर करने का जो सिस्टम है वो पारदर्शी होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। हमने कहा था दी वोटिंग काउंटिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट सिस्टम शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड रोबस्ट, और वो जनता को पता होना चाहिए क्या है। उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, और उसके बाद और सी बहुत चीजें हो गई है कि कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि ये जो वीवीपैट की पर्चियां हैं इनकी 100% गिनती होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में कमियां हैं,
और कुछ लोग उन कमियों को मैनिपुलेशन भी बताते हैं। आपने सब्यसाची दास का आर्टिकल पढ़ा होगा, वो जो अशोका यूनिवर्सिटी से जिन्होंने इस्तीफा भी दिया है, और फिर एक और प्रोफेसर ने इस्तीफा दिया है, और आज सुना है कि 75 प्रोफेसरों ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसका क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन ईवीएम और वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पे चुनाव ये प्रश्न चिन्ह है, और वो प्रश्न चिन्ह इतनी आसानी से नहीं हटेगा। अब हमें क्या करना चाहिए, मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें इस चीज के लिए सतर्क रहना पड़ेगा दो बातों पे। एक तो ये कि जैसा आप कह चुके हैं कई बार आज की प्रोग्राम में भी, कि चुनाव तो होता है 5 साल में एक दफा, लेकिन चुनाव संबंधित राजनीतिक कार्यवाही 24 घंटे चलती है, और पूरे 4 साल और पता नहीं कितने हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं, उनमें से 2 हफ्ते निकाल दो, 4 साल और 50 हफ्ते लगातार चुनावी कार्रवाई चलती है। और ये समझना कि क्योंकि चुनावी कार्रवाई चल रही है, चुनाव का नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा, ये तो वो कहते हैं कि जैसे वो शतुरमुर्ग अपने सिर को रेत में दबा के बैठ जाता है। अगर हम वो बनना चाहते हैं तो दूसरी बात है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपने 2-3 दफा ये जिक्र किया है कि ये जो अभी बिल आया है चुनाव आयोग की नियुक्ति के बारे में, इसमें भी हम पिटिशनर थे, इसलिए हमें इसमें ऑब्वियसली रुचि है। इसमें एक चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं हुई। बात ये हो रही है कि पहले वो प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस उस कमेटी में थे, और अब उसमें प्रधानमंत्री, एक मंत्री और विपक्ष के नेता रह जाएंगे, चीफ जस्टिस को निकाल दिया गया। सवाल यह है कि उसमें वो जो कमेटी है उसका नाम है सिलेक्शन कमेटी, उससे पहले एक सर्च कमेटी है। सर्च कमेटी में है कैबिनेट सेक्रेटरी और 2 और सेक्रेटरी। अच्छा, ये चुनाव आयोग को ट्रांसपेरेंट ना बनाने के 3 सुरक्षा कवच हैं। पहला सुरक्षा कवच तो यह है कि जो कमेटी है, एक कैबिनेट सेक्रेटरी और 2 सेक्रेटरीज की, नहीं उससे भी पहले एक सुरक्षा कवच है, ये कहा है कि वो लोग बन सकते हैं जो सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल पे रहे हैं। तो पहला सुरक्षा कवच तो यही है कि जो लोग सरकार में जिन्होंने नौकरी नहीं की और सेक्रेटरी तक नहीं बने, कुछ लोग तो कहते हैं सेक्रेटरी वही बनते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं सेक्रेटरी वही बनते हैं जो सबसे ज्यादा मक्खन लगाते हैं। तो पहली बात तो सेक्रेटरी लोग ही उसमें आने के लिए एलिजिबल हैं। एक रक्षा कवच तो ये हो गया। दूसरा रक्षा कवच हुआ कि जो उसमें एलिजिबल हैं सेक्रेटरी लोग, उनमें से चुनेगा कौन? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी और 2 सेक्रेटरी, वो सरकार के पहले ही चहेते हैं। अब हमारे जो वर्तमान कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनको एक और एक्सटेंशन मिला है, मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैंने ये पढ़ा है कि ये 5 साल कैबिनेट सेक्रेटरी रहने का कार्यकाल 75 साल में पहली दफा हो रहा है। तो जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर साहब हैं जिनके बिना देश का काम नहीं चलेगा, ये कैबिनेट सेक्रेटरी साहब भी वैसे ही हैं। होम सेक्रेटरी साहब को भी एक्सटेंशन मिला है। तो ये लोग चुनेंगे सेक्रेटरी लोगों में से। तो ये दूसरा सुरक्षा कवच हुआ। और तीसरा हुआ कि वहां से मुख्य न्यायाधीश को निकाल दिया गया, और एक मंत्री, एक प्रधानमंत्री और एक विपक्ष के नेता। तीसरा सुरक्षा कवच वो है। तो जो लोग, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था आर्टिकल 324(2) में कि संसद को कानून बनाना है। संसद ने अब तक कानून नहीं बनाया, और जब तक संसद कानून नहीं बनाती है तब तक ये कमेटी होगी। तो जहां तक ये इसका ताल्लुक है, सरकार ने अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का कहना माना है, उन्होंने कानून बना दिया।
अब कानून कैसा बनाया है उसमें जस्टिस कोलशे पाटिल जी इस बात को मेरे ख्याल में समझेंगे बेहतर। हर एक जजमेंट में दो चीजें होती है, एक होता है ओबिटर डिक्टा, एक होता है रेशो डेसिडेंडी। तो ओबिटर डिक्टा तो होता है जो चर्चा होती है, और रेशो डेसिडेंडी होती है जो फैसला किया है उसकी वजह क्या है। फैसला तो यह है कि भाई कानून बनाओ, और जब तक कानून बनाओ तब तक ये कमेटी होगी, ये फैसला है। फैसले की वजह क्या है, फैसले के पीछे अंडरलाइंग लॉजिक क्या है, फैसले के पीछे लीगल प्रिंसिपल क्या है, वो है कि इलेक्शन कमीशन ऑटोनमस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उस प्रिंसिपल को वायलेट करने के लिए तो आपने 3 सुरक्षा कवच बना दिए हैं कि इंडिपेंडेंस के तो भटकने का भी सवाल नहीं है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उसको शब्दों को मान रहे हैं, उसके पीछे जो भावना है उसको नहीं मान रहे। You are observing the letter of the Supreme Court judgment, but completely destroying the spirit of the Supreme Court judgment. तो ये एक बात है कि इंडिपेंडेंस को रोकने के लिए 3 फेंस बनाए हुए हैं कि एक में से जाए तो दूसरे में रोको, दूसरे में से जाए तो तीसरे में रोको, इंडिपेंडेंस को 5 फटकने मत। ये सबसे बड़ी चीज इस कानून में मुझे लगती है। जी जी।